जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत की उस ताकत ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। अब जरा सोचिए, अगर कोई मिसाइल आवाज से 8 गुना तेज रफ्तार से उड़ते हुए 1500 किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य को कुछ ही मिनटों में तबाह कर दे तो दुश्मन के पास बचने का मौका नहीं होगा। दोस्तों, भारत ने मैक 8 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर दिया है और इसे एक बड़ा गेम चेंजर भी माना जा रहा है। इससे भारत को दोस्तों कई स्ट्रेटेजिक फायदे मिलने वाले हैं। इस मिसाइल का नाम है ETLDSCM यानी कि एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। और ये मिसाइल दोस्तों DRDO के द्वारा प्रोजेक्ट विष्णु के तहत बनाई जा रही है। यहाँ पर दोस्तों हाइपरसोनिक हथियारों को आप सब जानते हैं कि गेम चेंजर वेपन कहा जाता है। और इवन दोस्तों अमेरिका, रशिया, चीन सब इस टेक्नोलॉजी पर काम कर चुके हैं और चाइना और रशिया तो काफी आगे है। ऐसे में भारत भी अब इस एलीट हाइपरसोनिक क्लब में शामिल हो चुका है। ये टेस्ट दोस्तों ऐसे वक्त पर किया गया है जब मिडिल ईस्ट में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन है, चाइना की आक्रामक रणनीति है। ऐसे हालातों में दोस्तों भारत ने भी अपनी मिलिट्री ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया है। भारत के पास अग्नि 5 आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, अपग्रेडेड ब्रह्मोस और अब ETLDSCM आ गई है। ये भारत की डेटरेंस पॉलिसी को और मजबूत करती है। मतलब दुश्मन भारत पर हमला करने से पहले 1000 बार सोचेगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों आप ये समझिए कि भारत की स्ट्राइक रेंज कई गुना बढ़ गई है और दुनिया को भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि भविष्य की भी तैयारी करता है। फिलहाल दोस्तों आपको इस हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में क्या लगता है? क्या ये वाकई में भारत की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत बनाएगी या फिर पाकिस्तान और चाइना इसे देखते हुए अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को तेज कर सकते हैं? मतलब दक्षिण एशिया में क्या हथियारों की दौड़ और बढ़ सकती है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अगर कभी भारत की राजधानी दिल्ली पर मिसाइल, ड्रोन या कोई हवाई हमला हुआ तो उसे रोकने के लिए भारत ने अब तैयार करना शुरू कर दिया है एक इनविजिबल सुरक्षा कवच। और इस सुपर एडवांस डिफेंस सिस्टम का नाम होगा कैपिटल डोम। ये सिर्फ मिसाइल नहीं रोकेगा बल्कि लेजर हथियारों से भी ड्रोन को मार गिराएगा। दरअसल दिल्ली और NCR को बचाने के लिए भारत ने मल्टी लेयर एयर डिफेंस शील्ड को बनाने पर काम शुरू कर दिया है। यानी कि कई परतों से सुरक्षा की जाएगी दिल्ली NCR की। मतलब मिसाइल अटैक, फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, हेलीकॉप्टर और सबसे खतरनाक होते हैं छोटे ड्रोन्स। इन सब से निपटेगा अब कैपिटल डोम, जो कि 24 घंटे 7 दिन एक्टिव रहेगा। कैपिटल डोम की दोस्तों पहली परत होगी QR SAM की, जो कि बेहद तेज रिएक्शन देता है। ये मोबाइल प्लेटफॉर्म पे लगा होगा और लो एल्टीट्यूड पर उड़ रहे किसी भी फाइटर जेट और क्रूज मिसाइल को मार गिरा सकता है। दूसरी परत होगी दोस्तों VLSR SAM की। इसकी सबसे बड़ी ताकत है 360 डिग्री का कवर। और यहाँ पर सबसे एडवांस हथियार होगा डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, जिसका काम होगा छोटे ड्रोन्स को मार गिराना, सस्ते ड्रोन हमलों को तुरंत रोकना। इसीलिए दोस्तों शहरों की सुरक्षा के लिए डायरेक्टेड एनर्जी वेपन को फ्यूचर वेपन भी माना जा रहा है। बात साफ हो जाती है कि कैपिटल डोम सिर्फ हथियारों का एक समूह नहीं है बल्कि एक नेटवर्क सेंट्रिक सिस्टम होगा, जिसमें कि एडवांस रडार भी होंगे, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स भी होंगे, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होगा। और ये सब मिलकर भारत की राजधानी दिल्ली के ऊपर इंटीग्रेटेड एयर पिक्चर को तैयार करेंगे, जिससे खतरे को सही समय पर सही हथियार से नष्ट किया जाएगा। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली के बाद अन्य बड़े शहरों के लिए भी ऐसा सिस्टम बनना चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों चाइना ने समंदर में एक और बड़ा स्टेप उठा लिया। दरअसल सैटेलाइट इमेजेस से पता चला है कि चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसका डिस्प्लेसमेंट करीबन 1 लाख टन का होगा। मतलब ये अमेरिका के सुपर कैरियर जितना बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल, इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? क्या ऐसे में भारत भी एक और बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकता है या फिर भारत न्यूक्लियर सबमरीन्स पर दाव लगाएगा? यहाँ पर दोस्तों पहले तो हम चाइना के चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करेंगे, जिसका नाम टाइप 004 रखा गया है। ये चाइना का पहला ऐसा कैरियर होगा जो न्यूक्लियर रिएक्टर से चलेगा। इसमें ट्विन न्यूक्लियर रिएक्टर्स होंगे और इस एयरक्राफ्ट कैरियर से चाइना को बड़ी टेक्टिकल बढ़त मिल सकती है। मतलब दूर दराज समुद्रों में वो लगातार अपनी मौजूदगी बनाए रख सकता है और न्यूक्लियर कैरियर के जरिए चाइना ज्यादा फाइटर सॉर्टीज मार सकता है, हैवी एयरक्राफ्ट और अवाक्स को ऑपरेट कर सकता है। इवन इसके जरिए ड्रोन और यूकैफ को भी ऑपरेट कर सकता है। बात साफ हो जाती है कि चाइना रुकने वाले देशों में नहीं है, वो समुद्र में अपना दबदबा बनाना चाहता है। लेकिन इंडियन नेवी की बात की जाए तो भारतीय नौसेना के पास अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और फ्यूचर के लिए नए ऑप्शंस पर विचार किया जा रहा है। पर इस वक्त भारत के पास 2 रास्ते हैं। पहला तो एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर का रास्ता है, दूसरा है ज्यादा न्यूक्लियर सबमरीन्स को अपनी फ्लीट में शामिल करना। और यहीं पर असली बहस शुरू होती है। यहाँ पर भारत के लिए एक बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर के फायदे और नुकसान दोनों है। इससे भले ही भारत का सॉर्टी रेट बढ़ सकता है, सी कंट्रोल और पावर प्रोजेक्शन भारत की बढ़ सकती है, भारत ज्यादा एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर सकता है, लेकिन नुकसान तो यही है इसका कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और शिप बिल्डिंग चैलेंज भी यहाँ पर सामने आएगा और इवन बजट पर भी प्रेशर पड़ेगा। लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन भारत के पास है SSN का, यानी कि न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन्स का। यह स्टेल्थ सबमरीन्स होंगी, इनका इंड्योरेंस भी लंबा होगा और इसके जरिए एयरक्राफ्ट कैरियर्स तक को भी खतरा होगा। मतलब सी डिनाइल में ये पनडुब्बियां मास्टर होंगी।
भारत इनके जरिए दुश्मन के कैरियर ग्रुप को ट्रैक कर सकता है, इंडियन ओशियन में चाइना की मूवमेंट को रोक सकता है, यानी कि कम खर्च में ज्यादा स्ट्रैटेजिक असर। इसलिए एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि भारत को चीन की नकल नहीं करनी चाहिए। भारत की ज्योग्राफी और जरूरतें बिल्कुल अलग है, इसीलिए सबसे अच्छा ऑप्शन यही रहेगा कि भारत को एसएसएन फ्लीट पर इन्वेस्टमेंट करना होगा। वैसे आप क्या सोचते हैं दोस्तों, क्या भारत को भी एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहिए या फिर ज्यादा एसएसएन सबमरीन्स पर ध्यान देना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दरअसल दोस्तों भारत अब अपने S-400 को दुश्मन के सैटेलाइट की नजर से गायब करने वाली टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। दरअसल दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना और पाकिस्तान ने स्पेस बेस्ड SAR टेक्नोलॉजी के जरिए S-400 की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की। S-400 के बड़े रडार और लॉन्चर सैटेलाइट इमेजेस में साफ दिख जाते हैं और यही इसे हाई वैल्यू वाला टारगेट बना देता है। इसी खतरे को देखते हुए दोस्तों DRDO और इंडियन एयरफोर्स ने स्वदेशी स्टेल्थ प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें कि 2 बड़े सॉल्यूशंस पर काम किया गया है। पहला रडार ऑब्जॉर्विंग मटेरियल जो कि सैटेलाइट रडार वेव्स को सोख लेता है। दूसरा है मेटा मटेरियल स्क्रीन्स और स्पेशल ब्लैंकेट्स जो रडार सिग्नल्स को मोड़ देंगे ताकि S-400 की पहचान ना हो पाए। इसके साथ ही डिकॉय सिस्टम, डमी लॉन्चर्स और रैपिड रिलोकेशन स्ट्रैटेजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि दुश्मन को पता हो कि S-400 मौजूद है, लेकिन उसे ये ना पता चले कि वो कहाँ है। कहा जा रहा है कि पहला स्टेल्थ अपग्रेडेड S-400 2027 तक डिप्लॉय किया जाएगा और 2030 तक सभी रेजिमेंट्स सैटेलाइट इनविजिबल बन जाएंगी। दोस्तों भारतीय वायुसेना अपने सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट Su-30 MKI को अब और ज्यादा ताकतवर बना रही है। बाकायदा सुपर 30 अपग्रेड प्रोग्राम पर तेजी से काम शुरू कर दिया गया। इस अपग्रेड की सबसे खास बात यह है कि स्वदेशी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इंडियन एयरफोर्स का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट अब Su-30 MKI के लिए नया एडवांस सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है ताकि नए रडार, नई एवियोनिक्स और आधुनिक हथियार आपस में बेहतर तरीके से काम कर सके। और इस प्रोग्राम में HAL, DRDO और LRD मिलकर काम कर रहे हैं। सुपर 30 अपग्रेड से Su-30 MKI में स्वदेशी ISRR, अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 जैसी नई भारतीय मिसाइलें और पुराने रशियन हथियार सभी एक साथ इस्तेमाल किए जा सकेंगे। इसके अलावा डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम को भी भारतीय सॉफ्टवेयर से अपग्रेड किया जाएगा। मतलब ज्यादा मारक क्षमता मिलेगी, बेहतर नेटवर्किंग और लंबी सर्विस लाइफ। सुपर 30 सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है दोस्तों, बल्कि भारत की डिफेंस सॉफ्टवेयर पावर का भी सबूत है। दोस्तों एक बार फिर भारत के रफाल फाइटर जेट को फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का निशाना बनाया गया। इस बार मामला जुड़ा है भारत द्वारा खरीदे जा रहे 26 राफेल मरीन फाइटर जेट को लेकर। दोस्तों फ्रांस की एक कंपनी ने खुलासा किया है कि सोशल मीडिया पर कुछ फेक लेटर फैलाकर भारत फ्रांस डिफेंस डील पर सवाल खड़े करने की कोशिश की गई है। 25 नवंबर को एक पाकिस्तानी सपोर्टेड अकाउंट ने दासो एविएशन के CEO के नाम पर एक फर्जी लेटर पोस्ट किया, जिसमें डिलीवरी में देरी का दावा किया गया था। और इसके बाद 26 नवंबर और 8 दिसंबर को भी नकली लेटर फैलाए गए। यहाँ तक कि भारत के विदेश मंत्री के नाम से एक फर्जी लेटर भी वायरल किया गया। असलियत तो दोस्तों ये कि ये सभी दस्तावेज नकली हैं। राफेल मरीन डील पर कोई असर नहीं पड़ा है। डासो और फ्रांस की गवर्नमेंट ने इसे साफ तौर पर डिसइंफॉर्मेशन अटैक बताया। और ये पहली बार नहीं है। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी राफेल मार गिराए जाने की बात पाकिस्तानियों ने की और फर्जी तस्वीरें और वीडियो फैलाए गए थे। मकसद साफ था कि भारत फ्रांस की डिफेंस पार्टनरशिप को कमजोर करना और राफेल की जो क्रेडिबिलिटी है उसे नुकसान पहुंचाना। यानी कि दोस्तों जंग केवल अब जमीन और आसमान में नहीं होती, बल्कि डिजिटल स्पेस में भी लड़ी जाती है। इसके अलावा दोस्तों भारतीय सेना की इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट सिस्टम पर अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि 72% इमरजेंसी कॉन्ट्रैक्ट समय पर डिलीवर नहीं हो पाए। यानी कि जिस फास्ट ट्रैक प्रोसीजर को आपात जरूरतों के लिए बनाया गया था वही खुद देरी का शिकार बन गया। कैग की रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 28% कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के भीतर पूरे हुए। 55% मामलों में 1 महीने से लेकर 18 महीनों तक की देरी हुई है और 17% कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अभी पूरे नहीं हुए। और सबसे गंभीर बात तो दोस्तों ये कि आर्मी हेडक्वार्टर ने इन देरी की जानकारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को समय पर नहीं दी। इससे निगरानी नहीं हो पाई, सुधार करने का मौका नहीं मिला और इमरजेंसी खरीद का मकसद ही खत्म हो गया। कैग ने सरकार की उस तर्क को भी खारिज कर दिया कि देरी घरेलू कंपनियों से पहली बार खरीद की वजह से हुई। लेकिन दोस्तों नियम तो साफ कहता है कि फास्ट ट्रैक में वही सामान खरीदा जाता है जो पहले से उपलब्ध हो। और इस रिपोर्ट ने CDS जनरल अनिल चौहान की चिंताओं को भी सही साबित कर दिया। उन्होंने साफ संदेश दिया है कि अगर जवाबदेही नहीं बढ़ी तो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट भी आम खरीद जैसी धीमी प्रक्रिया बन जाएगी। इसके अलावा दोस्तों CBI ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है जो सीधे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जुड़ी है। दरअसल 20 दिसंबर 2025 को CBI ने लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा और एक अन्य व्यक्ति विनोद कुमार को रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया। CBI ने कहा कि ये केस 19 दिसंबर 2025 को एक विश्वसनीय सूचना के आधार पर दर्ज कराया गया था। CBI का आरोप है कि लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन में
डिप्टी प्लानिंग ऑफिसर के पद पर तैनात थे। वे डिफेंस प्रोडक्ट के निर्माण और एक्सपोर्ट से जुड़ी निजी कंपनियों को अनुचित फायदा पहुंचाने के बदले रिश्वत लेते थे। इस मामले में दोस्तों उनकी पत्नी, एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और एक दुबई स्थित कंपनी का नाम भी जांच में सामने आया है। इस पूरे लेन देन के मामले में दोस्तों बेंगलुरु में रहने वाला राजीव यादव और रविजीत सिंह की भूमिका भी जांच के दायरे में है, जो कि विदेशी कंपनी के इंडिया ऑपरेशन संभाल रहे थे। इवन सीबीआई ने दिल्ली, श्रीगंगानगर, बेंगलुरु और जम्मू सहित कई जगहों पर छापेमारी की, जहां अलग अलग रकम बरामद की गई है। दोनों आरोपियों को अदालत में भी पेश किया गया है, जहां उन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। सीबीआई का कहना है कि जांच अभी जारी है और आगे और खुलासे हो सकते हैं। दोस्तों ये मामला ये दिखाता है कि रक्षा यानी कि डिफेंस जैसी संवेदनशील क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के आरोप किस तरीके से बढ़ रहे हैं, लेकिन अब उन्हें सीरियसली लिया जा रहा है और कोशिश हम करेंगे कि इस खबर से जुड़ी और अपडेट आप तक पहुंचाए। तो फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों भारतीय सेना अभी तक जो फॉरवर्ड पोस्ट है हमारी, वहां पर ड्रोन से 50 से 100 किलो तक का सामान पहुंचा चुकी है। इन ड्रोन्स ने भारतीय सेना को कई बड़े फायदे दिए, जिसने कि महंगे हेलीकॉप्टर मिशनों को कम किया और सैनिकों को सही समय पर सप्लाई पहुंचाई। अब सेना इससे एक और लेवल ऊपर जा रही है। दरअसल भारतीय सेना इसके लिए बाकायदा एक डेडिकेटेड कार्गो ड्रोन यूनिट तैयार करने वाली है, जो सिर्फ सप्लाई और लॉजिस्टिक के लिए होगा। फिलहाल इसके भी ट्रायल चल रहे हैं, जिसमें कि 100 से 200 किलो पेलोड उठाने वाले ड्रोन्स का टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन सेना की आगे की योजना है 500 किलो तक वजन उठाने वाले वीटोल कार्गो ड्रोन्स के लिए, जो कि वीकली राशंस को पहुंचा सके, मेडिकल सप्लाई कर सके, वेपन्स पहुंचा सके और युद्ध के समय एमुनेशन भी पहुंचा सके। मतलब सब कुछ ड्रोन से सीधे फ्रंट लाइन तक। और ये स्पेशली दोस्तों हाई एल्टीट्यूड इलाकों के लिए किया जा रहा है, क्योंकि लद्दाख, अरुणाचल और अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में आपने देखा होगा कि बर्फबारी की वजह से सड़क बंद हो जाती है। खराब मौसम से हेलीकॉप्टर का भी रिस्क रहता है, कई बार हफ्तों तक सप्लाई रुक जाती है। ऐसे में सैनिकों को पहले से भारी स्टॉक जमा करना पड़ता है, लेकिन कार्गो ड्रोन्स के आ जाने से बार बार सप्लाई पॉसिबल हो पाएगी, फ्रेश राशन उन्हें मिलेगा, सैनिकों का मनोबल भी हाई होगा और यूनिट्स और ज़्यादा फुर्तीली बनेगी। और सबसे बड़ा फायदा दोस्तों कॉस्ट सेविंग भी है, क्योंकि हेलीकॉप्टर से ज़्यादा ईंधन भी लगता है, क्रू मेंबर्स की जान भी रिस्क में जाती है। कार्गो ड्रोन को सिर्फ एक ऑपरेटर ऑटोनॉमस या सेमी ऑटोनॉमस तरीके से उड़ा सकता है। यही वजह है कि भारत अब स्वदेशी वीटोल कार्गो ड्रोन्स को अपनी फ्लीट में शामिल करने वाला है और इसके लिए डेडिकेटेड यूनिट बनाई जाएगी। ऐसे में दोस्तों क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में हेलीकॉप्टरों की जगह ड्रोन ही लॉजिस्टिक संभाल पाएंगे, वो भी पूरी तरीके से? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। वहीं दोस्तों तुर्की ने पाकिस्तान को दूसरा मेल्जियम क्लास का युद्धपोत पीएनएस खैबर सौंप दिया है। ये डिलीवरी ऑफिशियल तौर पर की गई, जिसमें कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन भी मौजूद थे। आपको बता दें कि इस समझौते के तहत 4 मेल्जियम कॉर्वेट पाकिस्तानी नौसेना को मिलेंगे। पहला युद्धपोत पीएनएस पावर पाकिस्तान को 2024 में मिल चुका है। दूसरा युद्धपोत पीएनएस खैबर पाकिस्तानी नौसेना में शामिल हो गया है। यहाँ पर दोस्तों मेल्जियम जो है वो एक स्टेल्थ रोल वॉरशिप है, जिसे कि तुर्की की नौसेना के लिए डिजाइन किया गया है। इस युद्धपोत में एंटी सबमरीन, एंटी शिप और एयर डिफेंस ऑपरेशन करने की क्षमता है। तो फिलहाल ये थे अब तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।